बच्चे और बच्चों के सपने उड़ान भरें तो आसमान छू लें। आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जीवन का सबसे खूबसूरत समय बचपन का होता है और हम सभी को अधिकार है कि हम अपना बचपन बिल्कुल पूरी आजादी से जिएं। और आज के हमारे मेहमान बचपन बचाओ आंदोलन के प्राय बन चुके हैं। स्वागत कीजिए श्री कैलाश सत्यार्थी जी का। The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for the struggle against suppression of young people and children. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. सन 2014 में कैलाश जी को नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब आपका नया इनिशिएटिव, आप कन्वीनर हैं लॉरिएट्स एंड लीडर्स चिल्ड्रन समिट 2016 के। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो नई पहल है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस दिन मुझे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई अमित जी, उस दिन मैंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी में कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। क्योंकि अब भी बच्चे गुलामी के शिकार हैं, अब भी जानवरों से कम कीमत में ख़रीदे बेचे जाते हैं, अब भी शिक्षा से वंचित हैं, अब भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं महानगरों के अंदर, भारत में और सारी दुनिया में। तो मुझे लगा कि इस मुहिम को आगे और धार देनी चाहिए और ताकत देनी चाहिए। और जो करोड़ों बच्चे गुमनामी के शिकार हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, अंधेरे में जी रहे हैं, उन बच्चों की तरफ से एक मजबूत आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। और वो आवाज़ होनी चाहिए नैतिकता की आवाज़, मॉरलिटी की आवाज़। तो मैंने कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बात शुरू की, केवल शांति पुरस्कार वालों से नहीं बल्कि और दूसरे विषयों के भी, विज्ञान के, साहित्य के। और उनमें से कईयों को बहुत हैरानी हुई कि अभी भी बच्चे गुलामी कर रहे हैं दुनिया में। तो कईयों ने कहा कि बताइए हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि एक ऐसे मंच का गठन किया जाए जिसमें नैतिकता का प्रतीक माने जाने वाले, ज्ञान और विद्वत्ता का जो बहुत सिंबल माने जाते हैं, ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं को और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, कुछ भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के अधिकारी हैं, उन सबको मिलाकर एक लॉरिएट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो उसकी पहली समिट भारत में हो रही है और इससे पहले दुनिया में बच्चों के लिए इतने ऊंचे स्तर के लोग कभी कहीं इकट्ठे नहीं हुए संसार के इतिहास में। और मुझे गर्व है कि हमारे देश की धरती पर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हमारी देश की धरती समाधानों की धरती है, समस्याओं की धरती नहीं है। वाह, बहुत खूब। Today, millions of our children are languishing in slavery. Their freedom, safety and education are denied. We need a strong moral call on behalf of our children. A voice that cannot be ignored. For the first time ever, Nobel laureates and world leaders are coming together to be that voice. Join us for Laureates and Leaders for Children Summit. भारत तो अपनी अमूल्य संपदा के लिए जाना जाता है, यहाँ पर विविध रंगारंग संस्कृति है। तो आपको लगता है जब कंपैशन की बात है, दया और करुणा भाव की बात है, तो यहाँ भी भारत लीडरशिप की भूमिका दिखा सकता है? निश्चित तौर पर भूमिका दिखा रहा है। तो ये जो लॉरिएट्स एंड लीडर्स समिट है, ये करुणा के वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन का एक नया अभियान है। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और 34 नोबेल पुरस्कार विजेता इसमें
शामिल होने की बात कह चुके हैं। करीब 50-60 विश्व नेता इसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। उनमें से सिर्फ 14 रहे हैं यहाँ पर, 14 नोबेल पुरस्कार विजेता और लगभग 15-16 विश्व नेता यहाँ पर रहेंगे। तो आपको लगता है कि जब चर्चा होगी और चाइल्ड लाइफ पे संवाद होगा तो क्या अपेक्षा करें, क्या आउटकम आ सकते हैं? अब तक की जो प्रगति है उससे आप संतुष्ट हैं कैलाश जी? दरअसल एक तो हम चर्चा से आगे बढ़ना चाहते हैं। सदियों से चर्चा 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 बच्चों के सवाल को लेकर होती रहती है और खर्चा थोड़ा कम होता है, चर्चा ज़्यादा होती है बच्चों के ऊपर। लेकिन हम उससे भी आगे ये सोच रहे हैं कि इसका जो परिणाम निकलेगा वो एक संकल्प के रूप में निकलेगा, साझा संकल्प के रूप में निकलेगा। मेरी कोशिश है कि नोबेल लॉरिएट्स और विश्व नेता और लगभग 150 और लोग आ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया भर में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सब कुछ एक संकल्प, व्यक्तिगत संकल्प भी लें और एक साझा संकल्प भी लें कि हिंसा से बच्चों को मुक्त कराने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। ये सबको साझा संकल्प लेने की बात है और हमारी कोशिश रहेगी कि कानून बच्चों के पक्ष में हों और वो लागू हों। दुनिया की सरकारें बच्चों के, युवाओं के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करें, उनकी पढ़ाई पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके संरक्षण पर। समाज में वो चेतना फैले कि समाज का हर वर्ग ये महसूस कर सके। और ये जो आवाज़ दिल्ली से उठने वाली है अमित जी, आप मानिए कि ये आवाज़ दुनिया में हर सरकार सुनेगी, दुनिया में हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन सुनेगा, सारे कॉरपोरेट जगत के लोग सुनेंगे और सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और समाज भी सुनेगा। जी, ये तो बहुत खूब। पर विश्व पटल पर आपको लगता है कि गंभीरता बड़ी है बाल अधिकारों को लेकर? अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या वह भी चाइल्ड राइट्स पर फोकस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात हुई है। देखिए, पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें बाल मजदूरी, गुलामी, ये जो दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग, बच्चों के प्रति हिंसा, ये कहीं शामिल नहीं थे। इनके मामले में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। लेकिन जो अब बने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनमें ये सब बातें शामिल कर दी गई हैं। इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान रहा है, मैंने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया और मुझे खुशी है कि ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। इसका सबसे बड़ा अर्थ ये हुआ कि अब सरकारें जो अपने देशों में नीतियाँ बनाएंगी, विकास की नीतियाँ, ये जो प्लानिंग कमीशंस वगैरह हैं या इस तरह के कमीशंस हैं, वो जो नीतियाँ बनाएंगे उनमें बच्चों को शामिल रखा जाएगा। तो एक ग्लोबल डेवलपमेंट डिस्कोर्स जो है उसमें बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। ये एक हमारी उपलब्धि है, लेकिन बहुत बहुत करने की ज़रूरत है। जी, बहुत करने की ज़रूरत है। हम सभी को इसमें योगदान देने की ज़रूरत है कि जब बाल अधिकारों की बात हो तो उसे हम प्राथमिकता दें। युवा ऑडियंस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं, बचपन की कुछ यादें हैं जो आज भी आपको सहज रूप से याद आती हैं। कैसा बीता बचपन? जी, जब मैंने पार्क में बड़े बच्चों के साथ पहली बार उनकी बॉलिंग पे छक्का मारा था। अच्छा, ये याद है आपको बचपन का? ये बहुत अच्छे से याद है। सोनाली, आपको कुछ याद है अपने बचपन के कहानी? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम एनएसडी का ऑडिशन दिया था तो वो लाइफ ही कुछ और थी। सब कुछ बहुत अलग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इवन चाइल्डहुड बहुत इनोसेंस से भरा होता है। यस। बताइए बचपन की यादें। मुझे अपने पापा के साथ कहीं बाहर जाने में, कहीं किसी और जगह घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता था। जब मैं छोटी थी हर चीज़ बहुत एक्साइट करती थी कि कहाँ जा रहे हैं, कोई अच्छी जगह होगी तो बहुत मस्ती कर पाएंगे। और अब बड़े होके शायद उतना मस्ती नहीं कर पाते, अब प्रेशर बहुत होता है हर बचपन को मिस करती हैं आप? हाँ, सब मिस करते। तो जो जगजीत सिंह साहब की गजल थी कि ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, हाँ। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बचपन का जो सावन है, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम तो बचपन अच्छा जी रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? बहुत से बच्चे अब भी 21वीं सदी में भी उतने भाग्यशाली नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि दुनिया इतनी अमीर हो चुकी है, इतनी हम लोग तरक्की कर चुके हैं, इतना विज्ञान, ज्ञान, सब कुछ तकनीकी बढ़ चुकी है, इतने सारे संविधान हैं, कानून हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 17 करोड़ बच्चे, जब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए दौलत पैदा कर रहे हैं, अपने बचपन की
अपनी आज़ादी की, अपनी शिक्षा की कीमत पर। और ये मजबूरी है उनकी। ये मजबूरी है जिसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। ये मजबूरी और किसी के कारण बनाई गई है, लेकिन बच्चे इसके लिए अभिशप्त हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हज़ारों बच्चे हर रोज़ अपने सीरिया से, यमन से, इराक के कुछ इलाकों से घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। और लाखों बच्चे अब तक दुनिया के दूसरे देशों में शरणार्थी बन के जा चुके हैं। सर्दी में ठिठुर रहे हैं, टूटी नाव में कूद कर जा रहे हैं, माँ बाप पीछे छूट रहे हैं उनके, और बच्चे कहीं और दूसरी नाव में चले जा रहे हैं, रास्ते में मर जा रहे हैं बच्चे। मैं खुद जर्मनी के एक शरणार्थी कैंप में रहा, कुछ वक्त बिताया उन बच्चों के बीच में जो सीरिया से और दूसरे देशों से थे वहाँ। तो एक व्हील चेयर पर 8 साल का मासूम बच्चा बैठा था। उसके दोनों पाँव और उसका पिता बम ब्लास्ट में ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, और उसकी माँ रास्ते में कहीं बिछड़ गई। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ अब भी एक आशा रखता है कि अगर उसे पढ़ने लिखने का मौका मिले तो वो अपने देश वापस जाके उसका पुनर्निर्माण करेगा, रिकंस्ट्रक्शन करेगा। ये जो आशा मुझे लगी उस छोटे मासूम बच्चे में, ये आशा ऐसी है जिसको हमें पकड़ के रखना है और उसका जवाब पूरी दुनिया को देना होगा। और जब हम युवाओं की तरफ देखते हैं तो आशा और बंधती है। आप बताइए, दया और करुणा का भाव तो हमारे अंदर है। टेलीविजन में अगर हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई इमोशनल सीन आ जाए तो सहज रूप से आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो कंपैशन का बढ़ते समय के साथ बढ़ा है या कम हो गया है? कंपैशन बढ़ा तो है, बट ऐसे बहुत कम लोग, जैसे आप जैसे लोग होते हैं जो उसके बारे में कुछ करते हैं। सो मैसिव रिस्पेक्ट। आप क्या कर सकते हैं समाज में? आप क्या बदलाव ला सकते हैं? बहुत कुछ, वी आर द फ्यूचर। तो जो भी हम करेंगे, नहीं, देखो मैं तुम्हें बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, ये हमें सिखाया जाता है कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। ये इतनी रेटोरिक है, ये बात ऐसी है जो बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से नामंजूर करता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे, किशोर, युवा आज हैं और कल भी हैं, आज का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। भविष्य कह के हम लोग बहकाते रहते हैं कि आज तो हमारा है, हम पूरी मौज मस्ती करेंगे, कल तुम्हारा है, और वो कल कभी नहीं आ पाता। आप विश्वास कीजिए कि आज भी आपका ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कैलाश जी ने कि जब हम कहते आए हैं that children are the future, say, of a nation or a society, let's also add children are the present. Absolutely. And then of course we take care of them, they will also be the future. No, if we are able to protect the childhood of this generation now, then the rest generations will take care of themselves. We need not to worry about them. आप अगर बढ़िया पूरी की पूरी पीढ़ी अगर पूरी तरीके से पढ़ लिख जाए, सुरक्षित हो जाए, तो फिर हमें आगे आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं करनी। आप खुद अपने आगे वाली पीढ़ियों की चिंता कर लेंगे। सो दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड नाउ। लेकिन कैलाश सत्यार्थी जी, एक सवाल मेरे मन में उठता है। चार्ल्स डार्विन ने पहले एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि मानव कैसे समय के साथ इवॉल्व होता चला गया। वेपन्स उसने लिए, कपड़े पहनने शुरू किए, आज तो चांद तक पहुंच गया है। तो क्या जब हम दया करुणा की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम इवॉल्व कर रहे हैं? देखिए, करुणा या कंपैशन एक फीलिंग है जो हमें दूसरे के साथ जोड़ती है, और वो हमारी ज़िंदगी की सबसे हसीन, सबसे सुंदर ताकत है, सबसे इनवैल्यूएबल भगवान ने ये वेल्थ दी है, हमें एक वेल्थ दी है। तो इसको हमें पकड़ के रखना है, लेकिन इसका हमें इस्तेमाल दूसरों के लिए भी करना है। सभी लोग, मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अपने बच्चे के लिए बहुत करुणा रखता है और उसके लिए सब कुछ उल्टा सीधा अच्छा बुरा करने के लिए तैयार है। कई बार हम अपने रिश्तेदारों के बच्चों को अपना करुणा का भाव दिखाते हैं और महसूस भी करते हैं। जानवरों के, पक्षियों तक के बच्चों के साथ वो करुणा का भाव जगता है, लेकिन हम उसे अपने आप तक सीमित रखते हैं। वो करुणा एक ऐसी चीज़ है कि वो इन्फेक्शियस है। अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो वो इतनी बढ़ती जाएगी कि आप सारी दुनिया को अपने दिल के अंदर ले सकते हो। मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है ऐसे करने की, आप लोग भी वो कर सकते हो। आप दूसरों से प्रेम शुरू करो। अगर किसी को जरा भी कष्ट हो तो उस कष्ट को महसूस करना शुरू करो। किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, ऊंच नीच हो रहा है, खासकर हमारी लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ, तो आवाज़ उठाओ, तो वो करुणा का वैश्वीकरण होगा, उसकी शुरुआत होगी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन है जो आप कर सकते हो। जी, तो जहां तक कंपैशन की बात है, जन आंदोलन बनाना होगा। आप बताइए, कोई एक्ट ऑफ कंपैशन आपने किया हो,
किसी का दुख दर्द आप देखते हैं तो क्या विचार आते हैं जब आप? हम रास्ते से गुजरते हैं तो हम बहुत सारे मतलब बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, तो हमें एक दुख होता है कि अंदर से कि ये इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ मतलब हमें कुछ इनका साथ देना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो इनके लिए कुछ करूंगा, डोनेशन टाइप या फिर फ्रेंचाइजीज खोलूंगा कुछ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे NGOs हैं, मतलब काफ़ी सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट मतलब क्या उन तक जो सड़क पे रह रहे हैं, मैं अभी कल परसों की बात है मार्केट में गया था तो कई लोग मतलब मैंने ऐसी एक फैमिली देखी जो तड़प के मर रही थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे और मेरे हाथ में उस टाइम कुछ नहीं था, लाइक आई वॉजेंट हैविंग मनी और एनीथिंग एल्स, तो फिर उस टाइम ठीक है फीलिंग आई थी कि हाँ वी नीड टू हेल्प देम, बट प्रॉब्लम वही बस वहाँ पे हम लोग रुक गए कि कहाँ से हम लोग उसको वहाँ सामने वाले को हेल्प कर। जी, कैसे हेल्प करें? हाँ बताइए आदित्य, मान लीजिए आप समाचार पत्र में सुर्खियां पढ़ते हैं कि कोई बच्चा किडनैप हो गया, तो क्या इमोशन होगा आपका? I'll obviously, being human, I won't feel good. It's not something to feel, like that कि okay now what अब क्या करूँ, वो बेचारा उसको अब क्या कर सकते हैं, वो कैसा है, क्या खा रहा होगा, क्या ये कर रहा वहाँ होगा, आएंगे। माँ बाप से दूर है। और मान लीजिए कुछ हफ्ते बाद खबर आती है कि वो वापस अपने परिवार के पास चला गया और सुखी सुखी मिल गया, तब क्या इमोशंस होंगे? Then it'll feel like rejoicing हो गई है, माँ बाप के पास वापस लौट गया है, ना अब घर पहुंच गया है, उसकी अब जो भी है जो भी लाइक मिस कर रहा था वो अब उसके पास आ गया है। तो कैलाश जी, इसका मतलब ये कंपैशन का भाव तो हमारे अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब मानता हूं कि ये जो कंपैशन की शुद्धता है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों में नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत शुद्ध है वो कंपैशन। और जो आप बोल रहे हो ना सारे के सारे, यही इस दुनिया को खूबसूरत दुनिया बनाने की ताकत रखता है। इस कंपैशन के साथ थोड़ा सा साहस और जोड़ दो, थोड़ी सी हिम्मत और जोड़ दो, थोड़ी सी पहल करने की इच्छा शक्ति और जोड़ दो, तो ये कंपैशन दुनिया को खूबसूरत बना सकता है और ज़्यादा। आप देखें कि दुनिया के सारे धर्म और सारी क्रांतियाँ, सारे बदलाव जिस एक चीज से, जिस एक बीज से निकले हैं, वो कंपैशन है, वो करुणा है। और जैसा किसी ने कहा कि मैं पहले बड़ा हो जाऊं फिर कुछ करूंगा, या मैं कहता हूं पहले मैं थोड़ी नौकरी कर लूं, पैसे कमा लूं, शादी कर लूं, ये विचार ठीक है या मुझे आज से ही पहल करनी होगी? नहीं, मुझे आज से ही पहल करनी होगी। देखिए, मैं जब खुद करीब 5.5 साल का था और पहले दिन जब मैं अपने स्कूल गया तो स्कूल के दरवाजे पर मुझे एक जूते गांठता हुआ बच्चा अपने पिता के साथ मिला। तो मैं ठिठका थोड़ी देर के लिए कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सपने हैं, बड़ी इच्छा है आगे बढ़ने की, और ये बच्चा बाहर बैठा हुआ है, क्यों बैठा है? मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला सवाल अपने शिक्षक से पूछा अपने परिचय के बाद क्लास में कि वो बाहर क्यों बैठा है एक बच्चा। उन्होंने कहा गरीब के बच्चे हैं, आम बात है, अपना ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ। यही बात जब मैंने औरों से पूछे, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, सबने यही जवाब दिया। लेकिन रोज़ सवेरे और दोपहर को जब मैं आते जाते वक्त उस बच्चे को देखता था, खुली हवा के नीचे जूते साफ़ कर रहा है, हमारी तरफ देख रहा है कि हम जूते साफ़ कराएंगे, पॉलिश कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो मेरे करुणा के भाव ने मेरे अंदर एक गुस्सा पैदा किया। और आज भी मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। मैं उस गुस्से का इस्तेमाल कभी हिंसा के लिए, कभी बदले के लिए, कभी घृणा के लिए नहीं करता। मैं उस गुस्से को बहुत बड़ी ताकत समझता हूँ और उसको संजोकर उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता हूँ बुराई और अन्याय के खिलाफ लड़ने में। वो मुझे देती है ताकत। तो एक छोटे से बच्चे के नाते मैंने जो महसूस किया, मैंने एक दिन उस बच्चे के पिता से पूछ लिया। बच्चे के पिता से पूछा मैंने कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? बोला कि हम तो सदियों से, हमारे तो परदादा दादा यही काम करते थे, मेरा बेटा भी कर रहा है। फिर वो बड़े दुख के साथ बोले, आप जानते नहीं हैं कि हम तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो मेरा गुस्सा और बढ़ा कि क्यों दुनिया में कुछ लोग दूसरों के लिए गुलामी और मजदूरी और काम करने के लिए पैदा होते हैं और हम जैसे लोग स्कूल जाके बड़े सपने देख के बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा होते हैं। मैं इस दुनिया को बदल कर ही दम लूँगा। ये बात, ये सपना, ये विचार मेरे बचपन में 5 साढ़े 5 साल की उम्र में आया। बहुत खूब, बहुत ही प्रेरणा स्रोत।
तो बचपन की कुछ यादें बताइए, बचपन में कैसे थे आप? क्या कैलाश जी बचपन में नटखट थे? क्या आपको टीचर से डांट पड़ती थी? कभी माँ बाप ने डांटा? अरे क्यों नहीं, नटखट थे तो डांट पड़ेगी पड़ेगी। क्या शरारतें करते थे आप? अरे बहुत, एक बार हमारे शिक्षक बच्चों को बहुत पीटते थे, एक छड़ी से पीटते थे। तो मैं और मेरे एक साथी ने मिलकर एक दिन उनके हमारी कुर्सी जो थोड़ी हिल रही थी उसका एक पाया निकाल दिया और जब हमारे वो पीटने वाले शिक्षक आके बैठे बड़े उत्साह से, छड़ी उनके हाथ में थी, छड़ी कहीं दूर पड़ी, वो कहीं और गिरे तो हम लोग सारे हंस दिए। तो लेकिन फिर हमने उन्हें उठा के बिठाया। उन्हें पता लग गया कि इसके पीछे आप थे? पता लग गया तो उन्होंने और छड़ी से मारा लेकिन हम चुप नहीं हुए, हमने जाके उनकी शिकायत करी बड़े अधिकारी से शिक्षा विभाग के कि हमें रोज पीटते हैं। तो अब तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि टीचर हो, माँ बाप हो, ये जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट ना करें, तो आपको लगता है ये ठीक है या कभी कभी थोड़ी डांट डपट जरूरी है? नहीं, डांट डपट तो जरूरी है, ठीक है डांट डपट, लेकिन उस डांट डपट में सुधार की बात होनी चाहिए, एक भीतर से प्यार की बात होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारी माँ भी, हमारे पिता भी, हमारे घर के लोग भी डांटते हैं, लेकिन वो कुछ बदले लेने के भाव से, अहंकार से नहीं डांटते फटकारते। उनको लगता है कि हमारे बच्चे को हम पहले सुधारें। कई बार बच्चा सड़क पर गिर जाता है, चोट लग जाती है या कीचड़ से लथपथ आता है, तो माँ उसको पुचकारने से पहले एक आध थप्पड़ लगा देती है, गले लगा लेती है। इसके बाद ये डांट होनी चाहिए, लेकिन मार पिटाई तो गैर कानूनी तो है, ये अनैतिक भी है। तो जब आपको ये रियलाइजेशन हो गया 5 साढ़े 5 साल की उम्र में ही कि आपके अंदर एक एंगर था, वो पॉजिटिव इमोशन था और आपने उस ऊर्जा को पॉजिटिवली चैनलाइज किया, फिर आपने कब सोचा कि मैंने जो करियर बनाना है मैं बतौर इंजीनियर बनाऊं? और फिर कब था कि अच्छा भला करियर इंजीनियर का चल रहा है, उसे छोड़कर आप फुल फ्लैश चाइल्ड राइट्स में आ गए? देखिए, मैंने तो सोचा भी नहीं कि क्या करियर बनाना है। नॉर्मली आज भी ये होता है कि माँ बाप अपेक्षा करते हैं, माँ बाप तैयार करते हैं बच्चे को कि कुछ अच्छा करियर बन जाए, और आज भी इंजीनियर का करियर बहुत अच्छा है। उस समय आज से लगभग आधी शताब्दी पहले, 50 साल पहले तो बहुत ही अच्छा करियर था, ये सबसे अच्छे करियर्स में से था। तो मेरे माता पिता, भाई वगैरह चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, शायद मेरी पढ़ाई अच्छी रही होगी, मेरा आसानी से एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप मिल गई, इंजीनियर बन गया। फिर मैंने पढ़ाया भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1-1.5 साल के लगभग, और मैंने स्पेशलाइजेशन किया ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इंजीनियरिंग में। वो सब मेरी रहा, लेकिन ये चीज़ मेरे दिल के नज़दीक नहीं थी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर एक नौजवान अपने दिल को फॉलो करेगा तो दिमाग खुद उसके पीछे आ जाएगा। इफ़ यू फॉलो योर हार्ट देन योर माइंड विल फॉलो यू, बट इफ़ यू कीप ऑन फॉलोइंग योर माइंड देन द हार्ट विल कीप ऑन क्राइंग एंड इट विल बी लॉस्ट। तो कई बार आपको अपने पैशन को आगे रखना चाहिए, बजाय इसके कि जो लोग समझा रहे हैं, दूसरे लोग ऐसा बन जाओ, ऐसा कर लो। अरे भाई, खुद भी तो हमें कुछ होना चाहिए ना सोचने की चीज़। तो समाज क्या सोच रहा है, फ़ायदा किस में होगा, कमाई किस में होगी ज़्यादा, माँ बाप के सपने कैसे पूरे होंगे, तो ये हमारे ड्राइविंग फोर्स नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर जो इंसान छुपा है, जो हमारे अंदर की भूख है, उसको हम कैसे लागू करेंगे। तो ये चलता रहा मेरे साथ। तो मैं पहले भी अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ मदद करता रहा, बच्चों की पुरानी किताबें इकट्ठी करके, कुछ पैसा चंदा इकट्ठा करके ज़रूरतमंद बच्चों की फ़ीस भरना, उन्हें किताबें दिलाना, ये सब काम करते रहते थे हम लोग, कुछ एक छोटा ग्रुप बनाकर। लेकिन मैंने ये मान लिया कि इंजीनियर रहते रहते मैं अपने साथ और अपने आदर्शों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने फिर एक दिन हिम्मत करके उसको छोड़ दिया। तो सब लोग रोए गाए, मेरी माँ रो रही थी, मेरे घर के लोग रो रहे थे। मेरी माँ विधवा थी और मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं आया था। मेरे पिताजी एक साधारण सिपाही थे पुलिस में, और वो उनकी मृत्यु बहुत जब मैं छोटा था तब हो गई थी। तो मेरी माँ की और सबकी इच्छा थी कि मैं अच्छा करियर बनाऊं, और करियर, बने बनाए करियर को छोड़ना बहुत कष्टप्रद था सबके लिए, क्योंकि सब लोग ये कहते थे, मेरे दोस्त भी, कि भाई कैलाश, अगर तुमको कुछ करना है तो अनाथालय खोल लो, स्कूल खोल लो, गरीब बच्चों को पढ़ा लो, कुछ कर लो। लेकिन मेरा कहना था कि इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल चैरिटी करने से, थोड़ा बहुत कल्याण करने से काम नहीं होगा। इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं और गहरी है, क्योंकि ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये इंसान के हकों की हत्या है।
उसकी गरिमा की हत्या है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसका समाधान और गहराई में जाके खोजूंगा। इसलिए ज़रूरी था कि मैं वो इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ दूं। मैंने छोड़ दिया। तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत फिर कैसे हुई? फिर मुझे लगा कि एक एक आदमी के पास जाके मैं कह रहा हूँ कि ये बाल मजदूरी जो है वो एक परंपरागत चीज़ नहीं है। जैसे आज भी लोग मानते हैं कि लड़कियाँ समाज में 2M दर्जे की नागरिक होती हैं या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, फैसले पुरुष ही लेता है। आज तक ये दिमाग में चला रहा है। और तब और ज़्यादा था कि बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, माँ बाप की मदद कर रहे हैं, ऐसा सोचते थे लोग, आज भी सोचते हैं। तो एक एक आदमी से समझाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने दिल्ली आकर एक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी। संयोग से दिल्ली में मेरी शादी हुई थी, तो लोगों ने कहा ये कैलाश घर जमाई बन के चला गया, और एक ठप्पा लग रहा था मेरे ऊपर। तो मैं अपना घर जमाई तो नहीं बना, एक अलग किराए के मकान में लेके मेरी पत्नी और सुमेधा जी उनका नाम है, तो वो अपना हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया। मेरा बेटा भी हो चुका था भुवन। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी, पैसे धेले हमारे पास थे नहीं। उस पत्रिका का नाम था संघर्ष जारी रहेगा। मैं ही उसका संपादक था, प्रकाशक था, लेखक था, फोटोग्राफर था, पेज मेकर था, सब मैं करता था, और एक कई बार किसी की मदद लेता था थोड़ी बहुत। तो एक दिन एक बहुत डेस्परेट, एक बहुत दयनीय हालत के व्यक्ति मेरे बाहर आके दरवाज़ा खटखटाने लगे। उनका नाम वासल खान था। वासल खान को जब मैं अंदर लाया तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो एक ईंट के भट्टे में पैदा होकर बड़ी हो गई है गुलामी करते करते, उसको एक वेश्यालय में बेचा जाना है, और वेश्यालय के कुछ दलाल आके उसकी ख़रीद करना चाहते हैं। मैं हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले उनको और उनकी नवविवाहिता पत्नी को लोग लेके चले गए और भट्टे में उनको रखा गया। उनको अलीगढ़ से लाया गया और सरहिंद पंजाब में उनको गुलाम बना के रखा गया। तो ये 15 साल की लड़की साबो वहीं पैदा होकर बड़ी हो गई। तो एक पिता के नाते वो रोए जा रहे थे, मेरा पैर पकड़े जा रहे थे। मैं लिख रहा था उनकी कहानी। किसी ने उनको सलाह दी कि कैलाश के पास जाओगे, वो लिखेगा तुम्हारी कहानी, क्योंकि वो पत्रिका इन्हीं मुद्दों को लेकर शुरू की गई थी। तो मेरे मन में लिखते लिखते आया कि अगर ये लड़की मेरी बेटी होती या मेरी छोटी बहन होती तो मैं लिखा पढ़ी नहीं करता, मैं सारी दुनिया को ऊपर नीचे कर देता, मैं जो बनता करता, मैं लिखा पढ़ी नहीं करता इतने आसाम से। तो मैंने उसको कहा, वासल खान को, कि आप चिंता ना करो, मैं लिखूंगा नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को आज़ाद कराऊंगा। तो वो डर गए, बोले कि बहुत ख़तरनाक लोग हैं, जल्लाद हैं, मार डालेंगे मुझे भी आपको भी। मैंने 2-4 और साथियों के साथ बातचीत की, उनको इकट्ठा किया, अपनी पत्नी सुमेधा जी से निवेदन किया कि आप अपनी शादी के गहने बेच देते हैं हम लोग और दे दो, ताकि हम एक ट्रक वगैरह किराए का लेके वहाँ जाएंगे, और भी गाड़ी वाड़ी किराए की लेनी पड़ेगी। किसी तरह हमने पैसे वैसे का इंतज़ाम किया और चले गए वहाँ। वहाँ हमारी पिटाई हुई, जो होना था, हम किसी को लेके नहीं आ पाए। लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कभी हारता हूँ या हिम्मत हार के बैठ जाता हूँ। मैंने कहा चलो ये नहीं होगा, कोई और रास्ता निकलेगा। मैंने कुछ वकीलों से बात की, उनकी मदद से दिल्ली हाई कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस का पिटीशन किया, और न केवल साबो बल्कि 36 बच्चे, महिलाएं और पुरुष जो गुलामी में फंसे हुए थे 17 साल से, वो सब आज़ाद हो गए। बहुत खूब। और ये पहली आज़ादी की घटना थी जो रिपोर्टेड है, जो डॉक्यूमेंटेड है, किसी को भी आज़ाद कराने की, हमारे द्वारा नहीं, किसी के द्वारा भी। और फिर पीछे मुड़ के देखने का मुझे वक्त नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से लाखों ऐसे बच्चे बाल मजदूरी से जिन्हें आप बाहर ले आए। हाँ जी। अभी सीधे तौर पर कार्रवाई करके हम लोगों ने करीब 85-86 हज़ार बच्चों को आज़ाद कराया, ऐसे ही रेड करके, जाके, कई बार पिटाई खा के। लेकिन बाकी तो कई लाख बच्चों को हम लोगों ने छुड़ाया। जब हम कहीं रेड करते हैं तो 10 बच्चे हम छुड़ा के लाते हैं अपने साथ में, 100-200 बच्चे और छूट जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ के लाखों हो गई होगी। तो जैसा आपने कहा, सुमेधा जी का भी इसमें आपको पूरा सहयोग रहा। जब आपकी उनसे शादी हुई तो सुमेधा जी ने कैलाश एक इंजीनियर से शादी की थी, या उन्हें पता था कि तब तक आप सोशल चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट बन चुके हैं? आप सोचिए कि 36 साल पहले मैं विदिशा में था, मध्य प्रदेश में, जो मेरा गृह नगर है। सुमेधा जी दिल्ली में अच्छे संपन्न परिवार की थी। हम दोनों ने तब भी प्रेम विवाह किया, बगैर जाति पाति, बगैर दहेज, बगैर और किसी चीज़ के। तो एक और हैरानी थी सबको। तो हम लोगों ने सोच के किया, और उनको पता था कि वो इंजीनियर से शादी नहीं कर रही हैं, किसी पागल आदमी से शादी कर रहे हैं। लेकिन जैसे पैशन की बात की, आपके जीवन का क्या पैशन है? सर मुझे रिपोर्टर बनना है। रिपोर्टर बनना है। आप चाइल्ड राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को भी कवर करेंगी? यस सर, ऑफ कोर्स।
तो क्या आपकी क्या राय है बाल अधिकारों पर? सर मेरी राय ये है कि जैसे सर कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पे से एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। होता है कि ना एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, सारी उंगलियों से एक मुट्ठी बन के काम होना चाहिए। जी, सबको मिलकर काम करना होगा। आप बताइए क्या पैशन है? सर आई वांट टू बी अ लॉयर बिकॉज मैंने काफ़ी जगह पर देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, सो आई वांट टू वर्क फॉर देम। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम कंपैशन की बात कर रहे थे, आई हैव नोटिस कि काफ़ी जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इतने अपनी एक रेस में लगे हुए हैं कि कौन किससे आगे जाएगा। तो सर मुझे लगता है कि इस रेस की वजह से ही हम कहीं इस कंपैशन को पीछे छोड़ आए हैं, क्योंकि सर अगर कंपैशन आज की लाइफ में सबके मन में होता तो चाइल्ड लेबर नाम की प्रॉब्लम वर्ल्ड में होती ही नहीं। जी, लेकिन क्योंकि आप वकालत करना चाहते हैं कैलाश जी, अगर हम चाइल्ड राइट से रिलेटेड लॉज की बात करें भारत में या विश्व स्तर पर, आपको लगता है कि अभी कोई नया कानून बनाने की जरूरत है या कानून तो बहुत है, उसको दिल से इंप्लीमेंट करना होगा? देखिए, बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत सारे कानून हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो स्पेसिफिक हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग के खिलाफ, बाल मजदूरी के खिलाफ, या तो कानून नहीं है कई देशों में या मजबूत कानून नहीं है, और जो कानून हैं वो ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की मिलीजुली स्थिति है। तो जैसे अब लॉरिएट एंड लीडर समिट होगी, तो क्या इसमें एक सब थीम ये भी रहेगा कि कानून पे भी चर्चा हो? हाँ, लॉ एंड जस्टिस पर एक हम लोग राउंड टेबल्स कर रहे हैं, कई राउंड टेबल होंगी, उनमें 1 या 2 राउंड टेबल इन पर भी होंगी, और उसमें बहुत बड़े बड़े न्यायविद और कानूनविद आ रहे हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी आ रहे हैं। लेकिन जो कंपैशन की बात है, क्योंकि थीम ग्लोबलाइजिंग कंपैशन है, ये मुद्दा, ये इमोशन, ये भाव विश्व भर के सभी देशों को जोड़ना जरूरी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहले से ही करीब 140-45 देशों में काम कर रहा हूँ कई साल से, बच्चों के बीच में उनके मुद्दों को लेकर, और मेरे 20-25 हज़ार साथी और 2-2.5 हज़ार संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैं जानता हूँ, देखता हूँ नौजवानों के बीच में काम करने से, लेकिन इसको और कैसे मजबूत किया जाए जिसमें एक तरफ तो नौजवान दुनिया के शामिल हो सकें। करोड़ों नौजवानों का मैं आह्वान करता हूं और उनको शामिल करना चाहता हूं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ ये लॉरिएट्स एंड लीडर्स की जो बहुत मजबूत और नैतिक आवाज़ है, उनका अनुभव है, उनका विवेक है, उनका ज्ञान है, उस सब का इस्तेमाल दुनिया के सबसे उपेक्षित बच्चों के लिए हो सके, ये भी करना चाहता हूँ मैं। तो उपेक्षित बच्चों की अगर बात करें, आप ये कह रहे हैं हमें जो लड़ना है, चुनौतियाँ हमारे सामने, एक तो चाइल्ड स्लेवरी, हमें बच्चों तक शिक्षा पहुँचानी है, वो उनके पोषण का ध्यान रखना होगा, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई देशों में, पूरे मिडिल ईस्ट में हम जाएं और नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों में जाएं, तो उन देशों में बहुत सारे लोग बच्चों के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं, और जहरीला बना के उनको बहुत कहीं ना कहीं जिहादी बना रहे हैं। और किसी सीमा में तो जाके नौजवान अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, और समझता है कि वो फिदायीन हो गया, वो उसने समाज के लिए, अपने लिए, धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम किया। इस स्तर तक उनको प्रदूषित किया जाता है, उनके दिमाग को, कि वो सुसाइडल बम्बर्स बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग उसको भी चुनौती देना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं कि मेहरबानी करके बच्चों को बकसिए। हमारे देश में देखें, कश्मीर में स्कूल जला दिए और जलाए जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो जिहादी लोग हैं, इनको पता है कि शिक्षा की कितनी बड़ी ताकत है। अगर बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो उनके दिमाग खुलेंगे, उनको इस तरह बहकाया नहीं जा सकता, उनके दिमाग में जहर नहीं भराया जा सकता जिहादी का। तो स्कूल जला दे रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए, एक 1.5-2 साल पुरानी बात है, अचानक कई बच्चों को, 150 बच्चों को लगभग उन्होंने अंदर जाके स्कूल के अंदर मार दिया। नाइजीरिया में बच्चों को चुरा के ले गए, लड़कियों को, 200 लड़कियों को कुछ लोग। केन्या में स्कूल के हॉस्टल में जाके बच्चों को मार दिया। तो इनको पता है कि शिक्षा की ताकत क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम सबको, हमारे राजनेताओं को, हमारे समाज को भी एहसास होना चाहिए कि शिक्षा की इतनी ज़्यादा ताकत है
कि शिक्षा के ताकत से ही हम लोग एक बेहतर सुरक्षित समाज बना सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ज़्यादा उस पर पहल करनी चाहिए। लेकिन कैलाश जी, इस बात को ज़रूर फिर दोहराएं कि शिक्षा की ताकत को माँ बाप कैसे समझें, क्योंकि कई बार हमने देखा है, भारत में भी ऐसे कई गांव हैं कि अगर माँ बाप कोई काम कर रहे हैं तो चलो वो छोटा बच्चा अगर होटल में साथ उनका दे देगा या जो भी उनका हुनर है तो 2 पैसे घर में आएंगे। तो वो कहते हैं जी जब 2 पैसे घर पे आ रहे हैं तो फिर शिक्षित क्यों करना उसे। देखिए, ये एक मानसिकता की बात है और इसको बदलने की ज़रूरत है। तो लोक चेतना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। पहले तो अगर गांव-गांव में ये चेतना हो और हम सब लोग इस चेतना में भागीदार बने तो बड़ी बात होगी। मैं धर्मगुरुओं से भी हमेशा अपील करता रहता हूँ कि आपकी शकल दिन भर लोग देखते हैं टेलीविज़न पर, आप बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, बच्चों के लिए मेहरबानी करके बोलिए कि लड़कियों के ऊपर अगर कहीं कोई बुरी आंख रखता है तो वो किसी भी धर्म के खिलाफ है। अगर कोई बच्चे से बाल मजदूरी कराता है तो धर्म के खिलाफ है। ये बातें उन्हें भी बोलनी चाहिए, चेतना जगाना जरूरी है। दूसरी बात यह कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनके बीच में समन्वय भी जरूरी है। जैसे हमारे देश में ही देखें, मनरेगा का एक कार्यक्रम है, बहुत ही बढ़िया प्रभावशाली कार्यक्रम है। मिड डे मील का एक चल रहा है कार्यक्रम, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और बच्चों को जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनको छात्रवृत्तियों के प्रावधान हैं और भी कई सुविधाओं के प्रावधान हैं। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को अलग से प्रावधान है। इन सारी योजनाओं का लाभ बच्चे को ध्यान में रख के अगर किया जाए और साथ साथ चेतना फैलाई जाए माँ बाप में तो ये समस्या नहीं होगी जो आप कह रहे हैं। तो लॉरिएट और लीडर चिल्ड्रन समिट की बात करें तो वहां पर आप सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं विल फॉर चिल्ड्रन। आपको लगता है कि भाव तो है, लेकिन क्या कई बार पॉलिटिकल विल की कमी होती है? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है बच्चे वोट बैंक्स नहीं होते। देखिए, नैतिकता की कमी से कई समस्याएं पैदा होती हैं समाज में और हमारे समाज में भी हैं, दुनिया भर में भी हैं। इसीलिए ये एक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है कि दुनिया बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, बच्चों के ऊपर हिंसा भी बढ़ रही है, तो ये तो नहीं ये चलेगा। कानून है लेकिन लागू नहीं हो रहे हैं, तो नैतिकता की कमी है, जवाबदेही की कमी है। और नैतिकता की कमी का एक परिणाम है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। बच्चे चूंकि राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते, खासकर गरीबों के बच्चे, दबे कुचले पिछड़े समुदायों के बच्चे, तो किसी को चिंता नहीं, नैतिक जवाबदेही महसूस नहीं होती उनके प्रति। वोटरों के प्रति तो जवाबदेही लगती है कि अगला चुनाव हमें लड़ना है, लेकिन बच्चों के प्रति नैतिक जवाबदेही महसूस नहीं होती। तो लॉरिएट्स एंड लीडर्स का ये प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे मकसद है कि नैतिक ताकत को इतना बढ़ाया जाए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी और सामाजिक इच्छा शक्ति भी साथ साथ पैदा हो सके। समाज के अंदर भी नैतिकता की कमी होने से वो इच्छा शक्ति नहीं रहती जो हमारे बच्चों को, हर बच्चों को, सब बच्चे हमारे हैं, भारत के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, सीरिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के, कहीं के भी बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनको हम हमारा समझ के गले लगा सकें, ये करुणा हमें पैदा करनी है। बिल्कुल। इस समय जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कैलाश जी वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी Sir, do you think education is enough to end child labor? I won't say that it is enough, but education is key, or one of the keys definitely to end child labor. Education एक preventive measure है। अगर सब बच्चे स्कूल में अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं, फ्री पढ़ाई ले रहे हैं, तो फिर उनको खेत खलियानों में, मकानों में, दुकानों में काम नहीं करने का मौका मिलेगा। और एजुकेशन इज ऑल्सो एम्पावरिंग। एजुकेशन ब्रिंग्स सोशल जस्टिस, एजुकेशन ब्रिंग्स इकोनॉमिक जस्टिस एंड जेंडर जस्टिस। तो न्याय की तरफ बढ़ना है समाज को तो एजुकेशन जरूरी है, तो उससे चाइल्ड लेबर भी खत्म होगा। और जो बच्चे बाल मजदूरी से छूटते हैं उनको भी एजुकेशन में डालना जरूरी है। तो एजुकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा कानून, सामाजिक चेतना जो हम अभी बात कर रहे थे वो भी सब जरूरी है। जी बिल्कुल, शिक्षा जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपका सवाल। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप हम सबके साथ मिलके, हम सब एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम का सलूशन बना सकते हैं, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा क्या करें कि आप लोगों से कनेक्ट हों? क्योंकि अगर हम कोई भी देखते हैं ऐसा सिनेरियो, तो हम उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम उनको एजुकेशन दे पाएँ या कुछ उनकी हेल्प कर पाएँ। तो हम आप लोगों की मदद लेके कैसे उनकी हेल्प करें? हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। और 10 और 11 को अमित जी ये कार्यक्रम जब होगा तो लॉरिएट्स एंड लीडर्स की जो समिट होगी उसके दूसरे दिन हम एक बहुत ही बड़ा, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युवा आंदोलन खड़ा करना जा रहे हैं।
और उसकी शुरुआत 11 तारीख को होगी। राष्ट्रपति महोदय भारत के उसका फ्लैग ऑफ करेंगे राष्ट्रपति भवन से, और हज़ारों बच्चे और नौजवान वहाँ मौजूद रहेंगे। वो कैंपेन आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग कह रहे हैं 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, 10 करोड़ के लिए 10 करोड़। 10 करोड़ बच्चे बचपन से, जवानी से, किशोरावस्था से वंचित हैं, किसी न किसी वजह से उनको रियून किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप जैसे जितने बच्चे अभी बोले हैं, सबके अंदर कंपैशन है, सबके अंदर आग है, सबके अंदर बुराई के लिए गुस्सा है, सबके सपने हैं। ऐसे बच्चे कम से कम 10 करोड़ होंगे दुनिया में। वो मिलकर उन बच्चों की आवाज़ बने जो बच्चे दबे कुचले रखे गए हैं जानबूझकर। तो वो 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ होगा। और भारत में ऐसे बच्चे होंगे 3 करोड़, जो 3 करोड़ बच्चों के लिए आवाज़ बनेंगे। आप में से कुछ लोग वो आवाज़ बनना चाहते हैं? जी, हाथ खड़ा करके बताएं। जो बताएं लोग अगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ठीक है, बनेंगे ना यार, धीरे से हाथ खड़े करते हो नौजवान आदमियों। मैं अभी भी इतनी तेजी से हाथ खड़ा करता हूं। देखो, मैं दाहिना हाथ इसलिए खड़ा नहीं कर सकता कि एक बार कुछ सर्कस में लड़कियों को छुड़ाने में मेरे ऊपर गंभीर हमला हुआ तो मेरा कंधे में भयंकर चोट आई, तो मैं इसको ऐसे नहीं उठा सकता, इतना ही उठा सकता हूं। लेकिन आप दोनों उठा सकते हो, उठाओ। तैयार हैं आप लोग? और दोनों हाथ से आप ताली भी बजा सकते हैं अपने लिए। हाँ, और ये 100 मिलियन फॉर 100 million.org हमारा वेबसाइट है, तो उसके जरिए आप कनेक्ट हो सकते हो। और सोशल मीडिया का कनेक्ट पूरे साल चलेगा, अगले साल भी चलेगा, अगले साल भी चलेगा, और तब तक चलेगा ये सब कुछ जब तक कि हम इस बुराई को जड़मूल से खत्म नहीं कर देते। बिल्कुल, एंड वी ऑल आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर साइड। आपका सवाल? सर, चाइल्ड लेबर का सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि क्योंकि सर उनके परिवार गरीब होते हैं, तो सर हमारे संविधान ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए जिससे कि ये सब गरीबी कम हो सके। जैसे BPL कार्ड्स बनाए हैं और मिड डे मील स्कीम करी है और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी है, तो तब भी सर ये क्यों नहीं कम हो पा रही? देखिए, और ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है। अकेली सरकार पर हम ये थोप नहीं सकते, किसी भी सरकार पर। सरकार को, समाज को, कॉरपोरेट जगत को, सबको मिलकर साथ काम करना होगा। मीडिया को भी, नौजवानों को भी, सबको मिलकर साथ काम करना होगा। और गरीबी कम तो हुई है, भारत में भी कम हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सबको मिलकर। लेकिन गरीबी का संबंध बाल मजदूरी से भी है और अशिक्षा से भी है, और ये तीनों मिलाकर एक त्रिकोण बनता है, और इन तीनों में मुर्गी और अंडे जैसा रिश्ता है। कौन कब पैदा हुआ, कैसे खत्म होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। कोई कहे कि हम गरीबी दूर कर देंगे और बाल मजदूरी रहेगी, ऐसा नहीं चलेगा। जो बच्चे आज बाल मजदूरी कर रहे हैं, लगभग सभी बाल मजदूर भविष्य में गरीब रहेंगे। वो भविष्य में अशिक्षित भी रहेंगे, वो बीमार भी हो जाएंगे काम करने की वजह से, तो गरीबी जारी रहेगी। उनके बच्चे भी गरीब पैदा होंगे, वो भी बाल मजदूरी करेंगे, शायद शिक्षा से वंचित रहेंगे। तो गरीबी की वजह से बाल मजदूरी होती है, ये आधा सच है। बाल मजदूरी की वजह से गरीबी चलती है, ये पूरा सच है। अशिक्षा का कारण गरीबी है, ये आधा सच है। लेकिन अशिक्षित रहने से आप गरीब भी बने रहेंगे, ये पूरा सच है। बाल मजदूरी खत्म करना, सबको अच्छी शिक्षा मुहैया कराना और गरीबी के खिलाफ लड़के उसका समाधान ढूंढना, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तब हम वो मुर्गी और अंडे दोनों को ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। जी, बहुत खूबसूरत शब्दों से आपने हमें समझाया है। आपका सवाल? सर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू फर्स्ट। मैं ये कहना चाहता सर कि जब भी ऐसे कैंपेन्स चले हैं, आज से नहीं काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो बेसिकली मास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे सर्कस का केस हो गया, या फायरवर्क्स बनाने वाली शॉप्स हैं, मास में बच्चे वहाँ पे बचाए जाते हैं। लेकिन स्टिल ऐसे केसेस हैं, जैसे कि मैं दिल्ली में एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे नियर बाय स्लम एरिया है। वहाँ पे स्टिल ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें से शायद 1 या 2 बच्चे जो घरों में आज भी काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो छिपे रह जाते हैं। तो इनकी कैसे हेल्प होगी सर? इंडिविजुअल बच्चों की कैसे हेल्प करें? हाँ, तो इंडिविजुअल भी बच्चों को आज़ाद कराया जाता है, हम लोग भी करते हैं, सरकारी प्रयासों से भी होता है। लेकिन ये भी चेतना जगाने की बात है। आपके मन में ये बात आई, आपने ये देखा, आपको तकलीफ हुई। आपके कितने दोस्त हैं? सर, काफ़ी दोस्त हैं, जिसमें से इस्लामी एरिया से भी काफ़ी हैं। कितने होंगे? 10-12 हैं? ऑलमोस्ट 10 है ना? 10-12 तो होते ही हैं। तो 10 दोस्त तो बहुत बड़ी ताकत है। यस सर। 10 दोस्तों को लेकर आप इतवार वाले दिन, संडे के दिन निकल जाइए। जहां पर, जिस इलाके में, जो आपकी कॉलोनी है,
रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ एक चक्कर लगाइए बाल मजदूरी के खिलाफ। जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उससे भी मिलिए, या जो उस इलाके का कोई अधिकारी है उससे भी मिल सकते हैं। स्लम में भी जाके समझा सकते हैं लोगों को कि देखो पढ़ाई के कितने फ़ायदे हैं और ये बाल मजदूरी कराने के नुकसान हैं। तो 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे आप करोगे, 1-1 घंटा लगाना है आपको मुश्किल से, लेकिन वो 1 घंटा उस अंधेरे में चिराग की रोशनी की तरह होगा। लोग समझ जाएंगे कि ये बच्चे हैं, देखो 10 बच्चे मिलकर, 8 बच्चे मिलकर हमारे पास आए हैं। तो पहली दूसरी बार वो बात पर आपकी बात को नज़रअंदाज करें, लेकिन जो बात आज आप मुझसे कर रहे हैं, इन सब बातों को आप वहाँ समझाइए लोगों को। मुझे विश्वास है कि 10 नौजवानों की ताकत आप जैसी उस स्लम एरिया से ये घरेलू बाल मजदूरी का खात्मा करेगी। तो कैलाश जी, जैसे हमने देखा, और चाहे तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, वो गैर कानूनी है। अगर बच्चे दिल्ली में 18 साल से नीचे की कोई बच्चे घरेलू बाल मजदूरी कर रहे हैं तो आप 100 नंबर में पुलिस को कहिए। अगर वो नहीं सुनते दोबारा कहिए, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। यानी कड़ी बनानी जरूरी है, जन आंदोलन बनाना जरूरी है कि जैसे भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र हुआ क्योंकि वो पीपल्स मूवमेंट बना। क्या चाइल्ड राइट्स का जो मुद्दा है अब तक पीपल्स मूवमेंट बना है? उतना नहीं बना। सच्ची बात यह है कि जितना तेजी से ये होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे अभियानों में या ऐसे आंदोलनों में शामिल होते हैं जहां उनको लगता है कि उनका सीधा फायदा है। किसानों के आंदोलन हैं, मजदूरों के आंदोलन हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुए, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं। उसमें उनको लगता है कि वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि अंत में उनको लाभ होगा। ये मानसिकता है। लेकिन ये इसलिए उतना तेजी से आंदोलन नहीं बन पाया क्योंकि वो बच्चे जो इनविजिबल हैं, घरों के अंदर बंद हैं, फैक्ट्रियों में हैं, खदानों में हैं, कहीं और हैं, उनके लिए कौन आंदोलन करे। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप लोग आंदोलन करें। आपने अभी हाथ ऊपर किया है ना जी, तो आप अगर उनकी आवाज बनते हैं शुरू में, तो उनकी आवाज आपकी आवाज के साथ मिलेगी और हम भारत से इस बुराई को खत्म करेंगे। जी, और भी कुछ प्रश्न फ्लोर से आ रहे हैं। जी, आपका सवाल। सर, जैसे हम कहीं भी देखते हैं, अगर कोई ऐसी फैमिलीज वगैरह दिखती हैं या कोई ऐसे चाइल्ड लेबर हो रहा होता है, तब हम फील करते हैं कि नहीं, इसको रोकना चाहिए। बट सर, कहीं ना कहीं हम पर भी कहीं से या तो पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इस तरह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। उसके रिस्ट्रिक्शन के होते हुए हम आगे कैसे बढ़ें? देखिए, थोड़ी सी शर्म छोड़ने की बात है, थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की बात है। अपनी आवाज़ में थोड़ी दम लाओ, अपने माता पिता से बात करो, तो ये भी बताओ कि मैं ये मानता हूँ, आप कहो हिम्मत करके कि मैं ये मानता हूँ कि ये जो बाल मजदूरी हो रही है गलत हो रहा है काम। क्योंकि अगर ये बच्चा बाल मजदूर रहेगा तो गरीब भी रहेगा, अशिक्षित भी रहेगा और पूरे समाज को इसका बोझ उठाना पड़ेगा, हमें भी बोझ उठाना पड़ेगा। अगर ये बच्चा गरीबी में, अशिक्षा में जिया तो हो सकता है कि कुछ अपराधी तत्व इसका इस्तेमाल कर लें और उसे अपराध की दुनिया में ढकेल दें, तो इसकी सज़ा आपको, मुझे, किसी को भुगतनी पड़ती है। ऐसी बातों के आधार पर उन्हें समझाएं, लेकिन आप अकेले ना करें। जो अभी मैं कह रहा था कि 4, 6, 10 लोग मिलकर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो माता पिता भी ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा है स्कूलों में जब बच्चे आगे बढ़ के छोटे छोटे क्लब बना लिए तो उनके माता पिता मेरे पास आने लगे शामिल होके। अभी से नहीं, 10-20 साल से, भारत के अंदर भी नहीं, विदेशों में, अमेरिका में बच्चों ने किया कि हम पाकिस्तान के जो बहुत गरीब स्कूल हैं वहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं। भारत में के लिए उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में कुछ हम काम करना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं। तो माँ बाप भी उसमें पैसा जुटाने लगे। जब बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया तो माँ बाप शामिल हो गए और अमेरिकी, भारतीय, सब तरह के माँ बाप शामिल हो गए। तो ये चीज़ें आप करोगे ना तो माँ बाप को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अब दुनिया के शिक्षक और प्रेरक बने। बूढ़े लोग बहुत शिक्षक और प्रेरक रह लिए अब तक। लेकिन आज क्योंकि आपने कहा कि लॉरिएट एंड लीडर चिल्ड्रन समिट में संकल्प भी दिलाया जाएगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, क्या संकल्प आप इन्हें दिलाना चाहेंगे? क्योंकि देश में सिर्फ एक कैलाश सत्यार्थी से बात नहीं बनेगी, वो जो जज्बा आपके पास है वो हम सभी में जाना होगा। देखिए, आप लोग सब मन में वो चीज़ रखते हैं, आग तो सबके अंदर है, कुछ ना कुछ स्पार्क तो है ही है। आप एक संकल्प लीजिए कि जहाँ भी आप किसी बच्चे के साथ, किशोर के साथ, आपकी उम्र के किसी लड़के या लड़की के साथ जुल्म होते देखें, अन्याय होते देखें, आवाज़ उठाएं, चुप्पी तोड़ें,
लिखें, बोलें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, SMS भेजें, अपने मित्रों के बीच में SMS भेजें कि देखो यहाँ गलत हो रहा है, तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। ज़रूरत पड़ने पे पुलिस को शिकायत कर दें, ज़रूरत पड़ने पर हमें भी शिकायत करें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। आप संकल्प लें कि आप अपने इर्द गिर्द किसी बच्चे के ऊपर हिंसा, जुल्म, बाल मजदूरी, लड़कियों का यौन शोषण ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पर आवाज़ उठाएंगे। चुप्पी तोड़ने का आज संकल्प लीजिए। और मैं अपने लिए भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बताइए, आपका नाम तो कैलाश शर्मा था, तो ये सत्यार्थी सरनेम कैसे पड़ा? और अब जब आप शांति दूत बन गए हैं, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो क्या अभी भी सत्य की लड़ाई जारी रहेगी? इस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर रहेंगे? निश्चित तौर पर ये लॉरियट्स एंड लीडर्स की पहल, ये 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन की पहल इसी के लिए है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं तो ये मानता नहीं हूँ कि भले ही मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में रहने वाला, भारत में पढ़ा लिखा पहला भारतीय हूँ जिसको परमात्मा ने नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान दिलाया है, तो ये सम्मान पूरे भारत के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। इसलिए जब ये मिला तो मैंने कहा ये देश के लिए। तो मैं तो कोई नेता नहीं हूँ जिसकी बात का ऐसी मतलब निकलता हो। तो मैं चला, तो जब लौटा मैं वहाँ से ओस्लो से वो सम्मान लेकर, तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिख दी कि मैं भारत की प्रत्येक बेटी, बेटे, बहन और भाई के हवाले ये सम्मान करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं देश को इसे समर्पित करना चाहता हूँ। तो राष्ट्रपति हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले दुनिया में नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार तो सबसे बड़ा माना जाता है, तो वो देश को कैसे समर्पित करेगा कोई? छोटे छोटे पुरस्कारों के लिए लोग हम पागल रहते हैं बचपन से। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोई तरीका खोजा, और मैं उनको वो पुरस्कार का जो मेडल है सोने का, वो भारत को सौंप दिया उनके माध्यम से। और मैंने उनको बोल दिया कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर। तोर मतलब आप लोग, भारत माता के सपूत, सपुत्रियाँ, जनता, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो अब जो आपको नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, वह राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब जब राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में 10 और 11 दिसंबर को ये पहला संस्करण होगा इस समिट का, अगले 5 साल ये फिर अलग अलग देश में जाएगी समिट? जी जी जी, पहली बार हम भारत की धरती से इसको शुरू करना चाहते थे। इसके बाद अगले साल किसी और देश में होगा, फिर किसी और देश में होगा, और अभी से कई देश हमें कह चुके हैं कि आप हमारे यहाँ रखिए। तो उसकी घोषणा हमारी 11 तारीख को हो जाएगी। जी, तो जैसे 2 पंक्तियों में किसी ने कहा है कि विकल्प मिल जाएंगे बहुत ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। तो जोरदार तालियों से आइए संकल्प करते हैं कि बाल अधिकारों के लिए हम जो भी कुछ बन पड़ेगा ज़रूर करेंगे। और आज इस दिशा में हमें प्रेरित करने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।